नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स। तो इसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसके साथ में हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए यहाँ पर जो है वो साथ साथ में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हमने नवंबर मंथ के सारे करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। और इस वीडियो हम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के सारे करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा तो आराम से जो है वो देखते चलिएगा और चीजों को याद करते चलिएगा। क्लास की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और यहां पर दे दूं कि यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए अब 6 मंथ जो है वो ऑलरेडी यहां पर जो है वो बचे हुए हैं और बहुत लंबा हमारे पास सिलेबस है और बहुत कम जो है वो हमारे पास समय है। 20+ सब्जेक्ट्स, 100+ बुक्स, प्रीलिम्स एग्जाम और लिमिटेड टाइम हमको यहां पर जो है वो मिला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए चैंपियंस के लिए यहां पर 6 मंथ जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 आने वाला है। 15 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बाइलिंगुअली रहने वाली, मतलब आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जहां पर जीएस का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, 500 से ज्यादा घंटे लाइव क्लासेस होगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा 14 तारीख से आपके 3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मिशन 2021 के लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश के लिए, इसके अलावा 2022 के लिए जो है वो बाइलिंगुअल, लक्ष्य 2022 हिंदी और एक्सपेडिशन 2022 जो है वो इंग्लिश बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा 2023 के कोई यदि स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 14 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका बाइलिंगुअल रहेगा और हिंदी और इंग्लिश अलग अलग बैचेस आपके लिए यहां पर लाए जाएंगे। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए, तो आप अभी जाइए और एनरोल कर लीजिए। इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। साथ में यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्लस यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल क्लासेस मिलती हैं। और इसका एक एडवांस वर्जन होता है जिसको बोला जाता है आइकॉनिक यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें लाइव क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल भी रहेगा। इसके अलावा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस और मेंस टेस्ट सीरीज जब आपको यहाँ पर स्पेशली प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं आपको बता दूं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप जाइए यूपीएससी सीएससी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ सब्सक्रिप्शन और नीचे यहाँ पर लिखा होगा हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड में आपको लिखना है GURUJI। इस रेफरल कोड को आप लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद उसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 40,000 का कोड 36,500 में, 49,000 का कोड जो है वो 44,500, इस तरीके के आपके कम हो जाएंगे। तो अभी जाइए और एक्स्ट्रा 10% जो है वो डिस्काउंट पाइए और अपने यूपीएससी सीएससी की जर्नी को जो है वो कामयाब बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक देव ने यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप को नकारा था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ तथा लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही। यदि हम बात करते हैं गुरु नानक देव की, गुरु नानक देव ने जो है वो सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव ने जो है वो यज्ञ, धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप को जो है वो नकारा था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ओंकार तथा का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ तथा लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार करने पर भी जोर दिया था। हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जयंती मनाई गई है। गुरु नानक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक और एक कवि थे। उन्होंने न केवल भक्ति के निर्गुण रूप में शिक्षा दी बल्कि लंगर और संगत जैसी प्रथाओं को भी शुरू किया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी। आदि ग्रंथ भी जो है वो सिख संप्रदाय से संबंधित है। आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगवे के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन के द्वारा इस नदी के निम्न प्रभाव के प्रथम अनुप्रवाह पैन विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगवे के नाम से जाना जाता है और ये तिब्बत के पठार से ही जो है वो निकलती है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ब्रह्मपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस कंट्री में। हाल ही में चीन के द्वारा इस नदी के निम्न प्रवाह में प्रथम अनुप्रवाह पैन विद्युत परियोजना डाउन स्ट्रीम पैन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसके निर्माण की अनुमति दे दी गई है, याद रखिएगा। हाल ही में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पावर चाइना ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग किया है। यह पहली बार है जब नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र का दोहन किया जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च किया है। इसके पहले चरण की अवधि 12 माह निर्धारित की गई है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं मिशन कोविड सुरक्षा की तो इसको जो है वो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ में यदि हम बात करें इसके पहले चरण की अवधि जो है वो 12 माह निर्धारित की गई है। इसके लिए 900 करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पर दिया गया है और इसका क्रियान्वयन किया जाएगा डीबीटी के द्वारा। राइट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में एक्शन प्लान फॉर नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विज्ञान के शोधों को अंग्रेजी या अन्य भाषा के रूप में जो है वो पढ़ने पर जोर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करें एक्शन प्लान फॉर नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन की तो हाल ही में जो है वो एक्शन प्लान फॉर नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको अनुवाद मिशन के तहत लॉन्च किया गया। किस मिशन के तहत? अनुवाद मिशन के तहत जो है वो लॉन्च किया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान के शोधों को अंग्रेजी या अन्य भाषा में पढ़ने हेतु जो है विकसित किया जाए। याद रखेंगे अनुवाद मिशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में मॉडल टेनांसी एक्ट को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य मालिक और किराएदार दोनों के हितों को सुरक्षित रखना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी केवल दो यहाँ पर जो है वो सही है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल टेनांसी एक्ट जो है इसको 2018 में नहीं किया गया था, बल्कि इसको 2019 में जो है वो पारित किया गया था और इसका उद्देश्य मालिक और किराएदार दोनों के हितों को सुरक्षित रखना है। इस अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था, जिसके तहत रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल गठित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सुरक्षा जमा आवासीय संपत्ति के मामले में अधिकतम 2 माह के किराए के बराबर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको किराया कर लीजिएगा, किराए के, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंट स्मिथ एक मोबाइल मालवेयर है। इसने एंड्रॉयड के इंस्टॉल ऐप को मैलिशियस वर्जन से प्रतिस्थापित कर दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। यदि हम बात करेंगे एजेंट स्मिथ की तो एजेंट स्मिथ जो है वो एक मोबाइल मालवेयर है और इसने जो है वो एंड्रॉयड के इंस्टॉल ऐप को मैलिशियस वर्जन से प्रतिस्थापित कर दिया है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा मोबाइल मालवेयर है, तो आपको ये ऑप्शन में रहेगा और आपको इसको आंसर करना होगा एजेंट स्मिथ। ठीक है, या ये पूछ लेंगे एजेंट स्मिथ क्या है, मालवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये है वो है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उसने हाल ही में जो है वो लगभग 25 मिलियन एंड्रॉयड डिवाइस को प्रभावित किया। इस मालवेयर ने जो है वो दुनिया की 25 मिलियन डिवाइसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए एजेंट स्मिथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी संवैधानिक निकाय है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने अवैध भूजल निष्कर्षण को रोकने हेतु एक समिति का गठन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, तो ये जो है वो एक सांविधिक निकाय, इसके बारे में डिस्कस आपसे कर चुका हूं। सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। और एक और चीज मैं बता दूं, आप मेरे किसी भी वीडियो को भी मिस मत करो, आपका जीके, आपका जनरल अवेयरनेस काफी शानदार यहां पर हो जाएगा। इसको जो है वो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने अवैध भूजल निष्कर्षण को रोकने हेतु समिति का गठन किया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मुझे आप बताइए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के मिनिस्टर कौन है, अभी जाकर कमेंट में। बढ़ते हैं आगे। एशियाटिक गोल्डन कैट का आयुषियन स्टेटस क्या है? मैं लगातार बहुत सारे क्वेश्चन में इसको डिस्कस करता रहता हूं, आयुषियन स्टेटस के बारे में। आपको बहुत सारी आयुषियन की लिस्ट आती है, रेड लिस्ट आती है, ग्रे लिस्ट आती है, आपको उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एशियाटिक गोल्डन कैट की, तो ये क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है या फिर नॉट थ्रेटेंड है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नॉट थ्रेटेंड है। इसको आप ध्यान, इसको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, एशियाटिक गोल्डन कैट को याद रखेंगे। यह जो है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है एशियाटिक गोल्डन कैट जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भी कहाँ पर? दिबांग घाटी में आपको ये देखने को मिल जाएगी। जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था? तापोर आयोग, फजल आयोग, हुसैन आयोग या फिर देवर आयोग? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवर आयोग। ठीक है, जनजातियों को पीवीटीजी का जो दर्जा है वो देवर आयोग के आधार पर दिया गया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देवर आयोग जो है वो 1960 की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। तो देवर आयोग ने जो है ये जो स्टेटस दिया है साहब, ये जो दर्जा दिया है पीवीटीजी का, वो किस आधार पर दिया? 1960 की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। अब आता है कि साहब पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म आता है उसका फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिए। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बीवी का मकबरा का वास्तुकार कौन था? हंसपत राय, लुटियंस, दिलराज या फिर अताउल्लाह? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अताउल्लाह। बीवी का मकबरा का जो वास्तुकार था, बीवी के मकबरे का जो आर्किटेक्ट था वो कौन था साहब? अताउल्लाह खां था, इसको आप ध्यान में रखना। हाल ही में जो है वो संगमरमर से बनी दीवार को केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाने की घोषणा की गई। तो केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस बीवी के मकबरे को, इस कारण से जो है हमने इसको यहाँ पर आपके लिए जो है वो मैं लेकर आया हूँ, इसको आप ध्यान रखना। साथ में आप मुझे बताइएगा बीवी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी आपके एग्जाम का बहुत पुराना क्वेश्चन है, आता ही रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं में पूरे जीवन में मधुमेह से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम रहती है। उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? उम्र के बढ़ने के साथ मधुमेह के होने का खतरा जो है वो कम होता जाता है तथा महिलाओं में जीवन भर मधुमेह जो डायबिटीज होती है उसके होने का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। हाल ही में इस पर एक शोध भी प्रकाशित किया गया है, याद रखना। तो महिलाओं को जीवन भर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो खतरा जो है वो कम होता जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्फ्लुएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। सुपर संक्रमण पूर्व के संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण होता है जो विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सुपर संक्रमण की, सुपर इन्फेक्शन की बात करें, तो सुपर संक्रमण जो है वो पूर्व के संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण होता है जो विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद होता है।
कारोलिंस्का संस्थान द्वारा किए गए हालिया शोध ने निष्कर्ष निकाला है कि इन्फ्लुएंजा लोगों को जीवाणु संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। याद रखेंगे। साथ में आप कमेंट करके मुझे बताइए कारोलिंस्का संस्थान जो है, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का वैज्ञानिक नाम निलंसनिया हार्मम है। इसका निवास केवल भारत और नेपाल तक ही सीमित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का जो वैज्ञानिक नाम है, जो यहाँ पर उसका साइंटिफिक नेम है, वो है निलंसनिया हार्मम। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। निलंसनिया हार्मन जो है, जो इसको कहा जाता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में इन कछुओं को असम के सिलचर में देखा गया है। ठीक है, हाल ही में इन कछुओं को असम के सिलचर में मछली बाजार से बचाया गया है। इनके मांस और कैलिपी हेतु इनका शिकार किया जाता है। साथ ही इनका निवास स्थान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक जो है वो सीमित है। और इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो क्या है साहब? वो है वल्नरेबल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिए कहाँ से बचाया गया है? असम के सिलचर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल ने 1956 में तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और 1960 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। हाल ही में नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नकार दिया है और भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहां पर सही है। नेपाल ने जो है वो 1956 में तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और 1960 में शांति और मैत्री संधि पर जो है वो हस्ताक्षर भी किए थे। यह आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। हाल ही में नेपाल के द्वारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी किया गया है। चीन की तरफ जो है वो नेपाल का झुकाव ज़्यादा हो रहा है तथा नेपाल और चीन के मध्य राजनीतिक संबंध को 1955 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में नेपाल गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से गुजर रहा है, फिर भी पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ रहा है। बढ़ते आगे और उसके पहले आप मुझे बताएंगे कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा एक आपूर्ति आधारित योजना है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा कुल लागत का 75% भुगतान किया जाता है तथा शेष का भुगतान राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं मनरेगा, तो मनरेगा के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कुल लागत का 75% भुगतान किया जाता है और शेष का जो भुगतान है वो राज्य सरकारें करती हैं अपने अपने कोष से। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। कैसी है? डिमांड बेस्ड स्कीम है, मांग आधारित योजना है, जिसके तहत हाल ही में काम की मांग में वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में पहली बार 96% ग्राम पंचायतों में योजना के तहत काम की मांग की गई है। जितने भी बेरोजगार हैं मैक्सिमम जो है वो मनरेगा में जाकर अब काम करने लगे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी है लगातार, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है और मनरेगा को लाया कब गया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कमेंट में बताने के लिए, तो आप जरूर बताया करो, चाहे आप सर्च करके बताओ या आपको पता है तो आप वो लिखो। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए लिखने की भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यांग जन सहायता योजना की शुरुआत 1980 में की गई थी। ALIMCO की स्थापना 1972 में की गई, जो एक PSU है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों फैक्ट सही हैं। दिव्यांग जन सहायता योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और ALIMCO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या होता है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 1972 में की गई, जो कि एक PSU है।
दिव्यांग जन सहायता योजना की शुरुआत 1981 में की गई थी, जिसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए मुफ्त उपकरणों पर वितरण करना है। साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु दिव्यांग छात्रों के अवसरों को बढ़ावा देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना। दिव्यांग जन सहायता कब जो है वो योजना की शुरुआत हुई, वो हुई थी 1981 में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में रेल की शुरुआत करने का पहला प्रस्ताव 1932 में मद्रास में रखा गया था। रेलवे का विद्युतीकरण 2009 से 14 की तुलना में 2014-20 में 371% जो है वो अधिक हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। भारत में जो है वो रेल की शुरुआत करने का पहला प्रस्ताव 1932 में रखा गया था और रेलवे का जो विद्युतीकरण है वो 2009 से 14 की तुलना में जो है वो 2014 से 20 में 371% अधिक हुआ है। याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघाबाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया गया है। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। रेलवे के विद्युतीकरण से न केवल वित्तीय बोझ में कमी होगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी होगी। याद रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी और किसके शासनकाल में की गई थी। रीसस मकाक बंदर WPA 1972 की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर अनुसूची 4? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसूची 2। रीसस मकाक बंदर जो है वो WPA 1972 की जो है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। याद रखना। हाल ही में रीसस मकाक बंदर को हिमाचल प्रदेश ने पीड़क जंतु मतलब कि वर्मिन किया है। इसको आप ध्यान में रखना। रीसस मकाक बंदर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखना। और यदि टाइगर रिजर्व पर आप वीडियो चाहते हो तो आप ऑल इंडिया गुरुजी टाइगर रिजर्व लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा और मैं एक लेटेस्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। इस टाइगर रिजर्व में जो है वो बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। इस कारण से चर्चा का विषय बना है डंपा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा। फिंच नेचुरली अटैक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? कछुओं का संरक्षण करना, मछलियों का संरक्षण करना, वनस्पतियों का संरक्षण करना या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मछलियों का संरक्षण करना। फिंच नेचुरली अटैक पॉलिसी का उद्देश्य क्या? मछलियों का संरक्षण करना। इसको 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने गैर कानूनी धर्मांतरण पर अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश की, यदि हम बात करते हैं तो इसके तहत एक महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और यह अध्यादेश जो है वो किस सरकार ने लॉन्च किया है? यह अध्यादेश लेकर आई है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके तहत धर्मांतरण में शामिल संस्थानों के पंजीकरण को भी रद्द किए जाने का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है तथा 15,000 रुपए का जुर्माना भी यहां पर लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश जो है वो लेकर आया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में साक्षी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। SCO भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। हाल ही में जो है वो साक्षी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। SCO भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने अन्य देशों के सक्रिय सहयोग से इसका आयोजन किया है। साथ ही पाकिस्तान के संग्रहालय के द्वारा सिद्धार्थ के उपवास और सीकरी से बुद्ध के पदचिन्ह और शहरी बहलोई से ध्यानमग्न बुद्ध समेत प्रभावशाली गांधार कला
कला की वस्तुओं के संग्रह के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवन और बौद्ध कला को दर्शाया है। याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ। हाल ही में ओआईसी ने पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हुए भारत की कश्मीर नीति की आलोचना की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। तो 2019 में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। और हाल ही में ओआईसी ने पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हुए भारत की कश्मीर नीति की आलोचना भी की है। याद रखेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी पक्ष है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का उद्देश्य इस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और भौगोलिक संरचना में परिवर्तन करना है तथा मानव अधिकारों का हनन करना है। ये कहना है ओआईसी का। साथ में आप मुझे बताएंगे ओआईसी का हेड ऑफिस कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईमैक की स्थापना 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद की गई थी। यह समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे शीघ्र ही एनडीएमए में जो है वो बदला जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। आईमैक की जो स्थापना है वो 2008 में हुए 26/11 हमले के बाद की गई थी और यह समुद्री डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे शीघ्र ही एनडीएमए में जो है वो बदल दिया जाएगा। राइट। आईमैक की स्थापना जो है वो 2014 में की गई थी, जो भारतीय नौसेना का प्रमुख केंद्र जिसको गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, जो राष्ट्रीय सलाहकार के तहत जो है वो कार्य करता है। ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि महोत्सव का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदायों के विविध शिल्प और संस्कृति से परिचित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं आदि महोत्सव की, तो आदि महोत्सव का जो उद्देश्य है वो आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदायों के विविध शिल्प और संस्कृति से परिचित करना है। ये याद रखेंगे। इस महोत्सव का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष कराया जाता है। एक वर्ष मतलब 2 वर्ष में नहीं होता है, हर वर्ष जो है वो होता है, जो कि ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का संयुक्त कार्यक्रम है। याद रखेंगे। हाल ही में इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसके अगले संस्करण का आयोजन गुजरात और उसके बाद पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नत भारत अभियान योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके तहत गांवों के समग्र विकास हेतु 2 प्रमुख डोमेन मानव विकास और वस्तुगत विकास है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम बात करते हैं उन्नत भारत अभियान योजना की, तो इसके तहत जो है वो गाँव के समग्र विकास हेतु 2 प्रमुख डोमेन मानव विकास और वस्तुगत विकास हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 5 गाँवों के समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान जो है वो यहाँ पर दे सकें। यदि आप चाहते हो कि मैं योजनाओं के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे जो है वो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबका विश्वास योजना की घोषणा 2019-20 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष करों से जुड़े विवादों को कम करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा केवल एक। ठीक है, इसको आप यहाँ पर कर लीजिएगा, केवल एक। इसका जो है वो बी सही नहीं रहेगा, केवल एक यहाँ पर सही होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो सबका विश्वास योजना की घोषणा वो 2019-20 के बजट में की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो अप्रत्यक्ष करों को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उनसे जुड़े विवादों को कम करना है, जिसके तहत विवादास्पद कर की राशि का ही भुगतान आवश्यक है, जबकि ब्याज और जुर्माना इसमें माफ कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। वर्ल्ड बैंक,
वीपो, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर आईएमएफ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूएस चैम्बर कॉमर्स के द्वारा जो है वो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को यहाँ पर जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 40। ठीक है, किसमें? आपकी जो रैंकिंग और इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है 40, याद रखना। 2018 में IGOT 2.0 सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? MOHUA, MHRD, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ठीक है, IGOT का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, याद रखिएगा। शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के द्वारा। शिव भोजन योजना जो है इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी साहब महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, याद रखना। 2020 में महाराष्ट्र ने जो है इस योजना को शुरू किया था। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नेशनल लेवल पे ना होकर स्टेट लेवल पर होती हैं, और वो भी आपके यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है वो पूछी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में असम को किवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब किसी फल और सब्जी को उगाने हेतु किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक का प्रयोग ना किया गया हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर जो है वो सही है। यदि हम बात करते हैं किवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो जैविक प्रमाण पत्र जो है वो तब दिया जाता है जब किसी फल और सब्जी को उगाने हेतु किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के जैवनाशक का प्रयोग ना किया गया हो, तब जैविक प्रमाण पत्र दिया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में ये जो प्रमाण पत्र है वो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया, जो भारत का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र APEDA के मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस ये देखना है कि इसको किसने दिया है। तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में गंगा नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है। यह देश की दूसरी क्रूज सेवा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में देश की पहली रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई है, जो देश की पहली क्रूज सेवा होगी, और इसका उद्देश्य सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है, याद रखना। तो देश की पहली क्रूज सेवा यहाँ पर आ रही है, जिसका नाम है रामायण क्रूज सेवा, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में निर्धारित 1113 क्षमता के विपरीत केवल 70 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। भारत में अभी तक केवल एकमात्र महिला ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पर सही है। वर्तमान में देश के उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में निर्धारित 1113 क्षमता के विपरीत केवल 70 महिला न्यायाधीश है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं पहुंची है। साथ ही वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में केवल 2 महिला ही कार्यरत हैं, और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं, याद रखना। आप मुझे बताइए अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे देश के? कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1993 के बाद मैनुअल स्क्वेजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करके उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। मैनुअल स्क्वेजिंग के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या होगा राइट आंसर? बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 2014 में, इसको 2104 नहीं करना, इसको 2014 कर लीजिएगा। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1993 के बाद मैनुअल स्क्वेजिंग कार्य के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करके उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। मैनुअल स्क्वेजिंग के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब आया था? 1993 में पारित किया गया था। और हाल ही में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य करने की बात भी यहां पर की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख 243 शहरों में की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है, ये याद रखना। तो यहां पर हम बात करते हैं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है इसकी शुरुआत विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख 243 शहरों में की गई है, याद रखेंगे। हाल ही में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई प्रथा को समाप्त करना और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना है। अब आपके सामने आता साहब, इसको तो किसने स्टार्ट किया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बताइए इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में HPCL ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। अभी तक विश्व में केवल 5 देशों के पास ही 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय बना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL बन गया है। और इस तरह का पेट्रोल विश्व में केवल 6 देशों के पास है, याद रखना। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जो है वो लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय है IOCL, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हेतु कार्यदल का गठन किया गया है। यह NEP 2020 का हिस्सा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है और कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साहब, ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है? यह NEP 2020 का हिस्सा है। NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है साहब? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हेतु अमित खेर की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में बना था क्या? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कमीशन 1961, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी लोगों के लिए। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, DPIIT या फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है वो संचालित किया जा रहा है CILI, मतलब कि सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के द्वारा, याद रखना। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों को 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करना है, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल WPA 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 3, 4, 7 या फिर 1? तो आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी, 1, याद रखिएगा। हॉर्नबिल WPA 1972 की जो है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पर आता है। और साथ में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। आप में से जिसको भी पता हो मुझे कमेंट करके बताएगा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और नागालैंड के गवर्नर कौन है। देखो कभी ना भी बने इनके आंसर ना, तो कोशिश किया करो और याद कर लोगे, देख कर भी लिखोगे तो भी आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। BEVQ का संबंध किससे है?
शिक्षा के प्रसार से, वनस्पति का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण या शराब का वितरण है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शराब का वितरण है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। राइट, तो वीवी जो है वो VVQ जो है वो इसका संबंध किससे? शराब वितरण से। इसका प्रयोग केरल में शराब वितरण हेतु जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी और ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक आपको वहीं पर मिलेंगी। और यदि आप ऐसे और वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।